Hey guys, welcome to my channel Teach to Learn. As you know, we have started chapter number 2 of class 8th, and in the previous video we will discussed about what is microorganisms and where do they live. If you still not watch the previous videos, you can check description box. A link has been provided there. और डिस्क्रिप्शन में क्लास 7th की फुल NCERT जो कंप्लीट हो चुकी है उसका भी लिंक दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं. इन टूडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस. मतलब कि इसमें हम देखेंगे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और कैसे नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे इन्होंने बोला है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें से कुछ तो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल हैं और डिसीज़ कॉज करते हैं. सो अब हम इन सभी को डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ्रेंडली हैं और कौन से नहीं. सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में. जैसे कि कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कर्ड, ब्रेड और केक बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो ये कैसा बिहेव कर रहे हैं, हमारे लिए फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं. तो ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं, जो हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं कर्ड, ब्रेड और केक बनाने में. यहाँ पे बताया गया है कि बहुत टाइम पहले से ही जो अल्कोहल है, मतलब जो शराब है, उसको बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही यूज़ किया जाता है. अब यहाँ पे हमने पहला यूज़ देख लिया किस लिए यूज़ होता है, दूसरा यूज़ भी देख लिया अल्कोहल बनाने के लिए, तीसरा इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी यूज़ होता है. मतलब कि जो भी एनिमल फेसेस है इन सभी को डिकम्पोज कर देता है, हार्मलेस सब्सटेंस में ब्रोक कर देता है और ताकि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो सके. फोर्थ, ये मेडिसिन बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे जो इन लोगों ने ये सारे पॉइंट्स बताए हैं, इन सभी को हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं कि आखिर इन सब का मतलब क्या है. कर्ड एंड ब्रेड, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. अब ये जो कर्ड और ब्रेड बन रहा है, ये आखिर बना कौन रहा है? क्योंकि कर्ड में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, पर इसमें एक ऐसा बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, जो क्या करता है, कर्ड बनाने में हेल्प करता है. मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला कि कर्ड बनाने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है. ये क्या करता है, अपनी जो जनसंख्या है उसको मिल्क में बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है. मतलब एक है तो उसको मल्टीप्लाई करके और बढ़ाता जाएगा, जिसके कारण पूरा मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे पहेली के क्वेश्चन का हमें आंसर भी मिल गया कि कर्ड आखिर बनी कैसी, ड्यू टू लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. अब ये जो बैक्टीरिया है इसका और भी चीज़ों में, जैसे ये चीज़ बनाने में, पिकल और बाकी और भी तरह के फूड बनाने में हेल्प करते हैं. ये जो कर्ड है, जो हमने अभी पढ़ा जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की तरह काम करता है रवा इडली और भटूरे में. कैन यू गेस वाई? हाँ, हम गेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो क्या करता है, जो राइस इडली है और डोसा बैटर है उसको फर्मेंट करता है. बैक्टीरिया और ईस्ट ये दोनों मिलके, इसीलिए हम इसमें कर्ड को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी भी दी है. इसमें भी क्या करना है कि एक हमने आटा, मतलब कि मैदा या फिर आटा लेना है, उसमें कुछ शुगर और वार्म वाटर डाल के, थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डाल के उसका एक सॉफ्ट डो बनाना है. मतलब कि आटा डाल लिया, शुगर, वार्म वाटर के साथ थोड़ा ईस्ट पाउडर डाल के आटा हमने गूंद लेना है. और 2 घंटे बाद जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि ये जो मैदा है, जो हमारा आटा है, वो ऐसे रेज हो गया है, फूल गया है. किसके कारण? क्योंकि हमने इसमें क्या डाला है, ईस्ट डाला है. तो आखिर ईस्ट डालने से ऐसा हुआ क्या? क्योंकि ये जो ईस्ट है ये क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है रैपिडली और कार्बन डाइऑक्साइड को रिस्पायर करता है, प्रोड्यूस करता है. मतलब कि आटा है, ये पूरा आटा है, आटे के अंदर जो हमने ईस्ट डाला है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहा है. अब आटा तो पूरा संधा हुआ है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स हैं, इस गैस के बबल्स हैं, ये इससे बाहर तो नहीं निकल पा रहे हैं. तो फिर क्या हो रहा है, ये इसी के अंदर ही
इसी के जो डो है उसी के अंदर ही रह जा रहे हैं, जिसके कारण इस डो का वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। क्यों? ड्यू टू दिस कार्बन डाइऑक्साइड, जो ईस्ट के कारण, जो ईस्ट क्या कर रहा है, जिसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, जिसे प्रोड्यूस कर रहा है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो यही ही बेसिक कारण है कि ईस्ट का यूज़ किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में ब्रेड, पेस्ट्रीज़ और केक बनाने के लिए। तो यहाँ पे सेकंड यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या है, कमर्शियल यूज़, मतलब कमर्शियल लेवल पे इसका यूज़ किया जाता है अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड, मतलब कि विनेगर बनाने के लिए। जो ईस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब यहाँ पे स्पेशली उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेम भी लिखा हुआ है कि ईस्ट का यूज़ किया जाता है अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए। अब ये जो ईस्ट है, इसको अलग अलग तरह के नेचुरल शुगर्स में डाला जाता है, मतलब कि जो अगर हम ईस्ट को बार्ले में डालेंगे तो अलग तरह का अल्कोहल बनेगा, अगर हम ईस्ट को एप्पल में डालेंगे, एप्पल के फ्रूट में डालेंगे, तो वो एप्पल जूस वाला जो बनता है ना, कि अलग अलग तरह के अल्कोहल, अलग तरह के वाइन इसी तरह से बनते हैं। जब हम ईस्ट को अलग अलग चीज़ों के साथ क्या करते हैं, उसको मिलाते हैं, उसके साथ अलग अलग चीज़ों के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो उसी तरह ही अलग अलग हमारे पास अल्कोहल और वाइन बन के आती हैं। अब यहाँ पे भी इन्होंने एक एक्टिविटी दी है, इसमें क्या करना है, 500 मिलीलीटर बीकर में 3/4 वाटर डालना है और उसमें 2 to 3 टीस्पून शुगर डालनी है, और उसके बाद इसमें ऐड अ हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर, मतलब कि एक बीकर लेना है, उसमें पानी डाल दिया, शुगर डाल दिया, और उसमें थोड़ी सी क्या डाल देनी है, हमने ईस्ट डाल देनी है। उसके बाद इसको कीप इट कवर, 4 से 5 घंटे तक इसे कवर रखने के बाद जब हम इसको स्मेल करेंगे तो इसमें से कैसी स्मेल आएगी, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? इसमें से जो स्मेल आएगी ना, वो अल्कोहल की स्मेल आएगी, क्योंकि जो शुगर है वो ईस्ट के प्रेजेंस में अल्कोहल बन चुका है, कन्वर्ट हो चुका है अल्कोहल में इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें शुगर कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में, इसे ही क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन कहा जाता है। वहीं यहाँ पे इन्होंने भी बताया है कि जो ईस्ट है उसको जब हम अलग अलग तरह के नेचुरल शुगर्स में डालते हैं, बार्ली में, वीट में, राइस में, या फिर अलग अलग तरह के फ्रूट जूस में, तो उससे हमें अलग अलग तरह की अल्कोहल और वाइन मिलती है। यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने बताई हुई है कि जो फर्मेंटेशन है इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, लुइस पास्चर ने। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे अब थर्ड यूज़ क्या आ गया, मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि अब अभी हमने देखा था ना ऊपर कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेडिसिन बनाने में भी यूज़ होते हैं। तो ये कैसे यूज़ होते हैं, आपने देखा है जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल या फिर इंजेक्शन लगाता है, जैसे कि पेनिसिलिन। तो ये जो सोर्स है इन सभी मेडिसिन्स का, ये भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती हैं, ये जो भी डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को ख़त्म कर देती हैं या फिर स्टॉप कर देती हैं, जिससे वो हमें और ज़्यादा बीमार ना कर सके। तो इन्हीं मेडिसिन्स को क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक कहा जाता है, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, जो भी डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को ख़त्म कर रही हैं या फिर उन्हें पूरा का पूरा मार दे रही हैं। These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. आजकल हमें पता है कि बहुत ही अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हो रही हैं बैक्टीरिया और फंगी का यूज़ करके, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइलिन हो गया, एथायरोमाइसिन हो गया। ये क्या है, कुछ नेम्स हैं कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, जो फंगी और बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। जो ये एंटीबायोटिक्स हैं आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीज। मतलब कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बनते कैसे हैं, कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनाए जाते हैं, जिससे हम कुछ स्पेसिफिक डिसीज़ को क्योर कर सके, उनसे हम अपनी देखभाल कर सकें। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ। अब जो ये एंटीबायोटिक्स हैं ज़रूरी नहीं सिर्फ इंसानों के ही काम है, इनसे हम जो भी एनिमल्स को इन्फेक्शन हुई रहती है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुई रहती है,
अगर हम एनिमल्स के खाने में भी मिला दें तो हम एनिमल्स को भी डिसीज़ से प्रिवेंट कर सकते, उन्हें बचा सकते हैं। दे आर ऑल्सो यूज, ये प्लांट्स की डिसीज़ के लिए भी हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने ही फर्स्ट टाइम जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है इसको प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि जो एंटीबायोटिक्स है सिर्फ आप जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तभी आपने इसे यूज़ करना है। और जो भी डॉक्टर ने कोर्स, जैसे आप दवाई लेने गए और डॉक्टर ने आपको 2 दवाइयाँ दी हैं तो आप सिर्फ एक ही दवाई खा के ना रह जाएं, आपको दोनों ही दवाइयाँ फिनिश करनी है। आपको वो जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट करना है। अगर आप कोई भी जो एंटीबायोटिक है बिना ज़रूरत के ही लिए जा रहे हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो आपने दवाई ले ली, तो ऐसा अगर आप कर भी रहे हैं तो जब भी आपको ज़्यादा सिर दर्द होगा तो अगर आप अगर डॉक्टर के कहने से, डॉक्टर के एडवाइस से दवाई लेंगे तो उस टाइम जो ड्रग होगा, मतलब कि यहाँ पे ड्रग का मतलब क्या है कि वो जो दवाई है उस टाइम वो लेस इफ़ेक्टिव हो जाएगी फ्यूचर में, क्योंकि आपने पहले ही वो दवाई ले लेके अपनी बॉडी के जो भी आपकी बॉडी के हेल्पफुल बैक्टीरिया थे उन्हें पूरा ख़त्म कर चुके हैं। ऑल्सो एंटीबायोटिक टेकन, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि अगर आप अननेसेसरीली मतलब बिना फालतू के, बिना काम के उसे ले रहे हैं, जो भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में उसको भी ख़त्म कर देता है एंटीबायोटिक। सॉरी, तो यहाँ पे आगे इन्होंने बताया है कि एंटीबायोटिक्स आर हाउएवर नॉट इफ़ेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू, क्योंकि हमें पता है ये जो कोल्ड और फ्लू है ये तो किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। तो अगर हमें कोल्ड है और फ्लू है, अगर हम उस टाइम पे एंटीबायोटिक लेंगे तो एंटीबायोटिक का उस टाइम पे कोई भी यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ पे आगे बताया हुआ है वैक्सीन, वैक्सीनेशन। आपने देखा होगा कि बच्चों को वैक्सीनेशन करा जाता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो कोरोना के टाइम में तो आप सभी अवेयर होंगे ही कि कोरोना की वैक्सीन तो सभी ने लगवाई ही होंगी। तो आखिर ये हमें वैक्सीन लगाई और वैक्सीन लगाने के बाद हम सभी कोरोना से प्रोटेक्ट हुए कैसे, उस चीज़ों के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, व्हेन अ डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब्स, जब भी जो डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब्स है हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ उनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कर लेती है। और हमारी बॉडी हमेशा याद रखती है कि ये वाला अगर खांसी वाला माइक्रोब्स हमारी बॉडी में आया है तो उसकी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गई हैं। अगर दोबारा हमें खांसी वाला माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर आएगा तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये तो हमारी बॉडी में है ही, ये उससे पहले ही लड़ के उसे ख़त्म कर देंगी और हमारी खांसी, हमारे जुकाम को ठीक कर देंगी। वही इन्होंने लिखा है कि हमारी बॉडी को याद रहेगा कि कैसे उन माइक्रोब्स से लड़ना है अगर वो हमारी बॉडी में दोबारा एंटर करेंगे। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू हेल्थी बॉडी, मतलब कि अगर हम कोई डेड माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में डाल दे तो भी हमारी बॉडी उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कर लेंगी। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी, और जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कहीं जाती नहीं है, वो हमारी बॉडी में ही रहती हैं। एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, और हम हमेशा के लिए जो भी डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनसे प्रोटेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो तो हमारी बॉडी में है ही। इसी तरह ही जो वैक्सीन है वो काम करती है, क्योंकि कोरोना के टाइम भी क्या था, कोरोना के जो वैक्सीन हम लगा रहे थे उसमें कोरोना के डेड बॉडीज़ को वो हमारी बॉडी में डाल दे रहे थे। अब कोरोना डेड थी तो उसकी जब डेड बॉडी हमारे बॉडी के अंदर जाती थी, जो अब हमारी बॉडी के अंदर गई तो उससे क्या हुआ, अभी हमने देखा कि जो हमारी बॉडी है चाहे डेड हो चाहे जो भी, उसने तो अपने अंदर एंटीबॉडी पैदा कर ही लेनी है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, जब एंटीबॉडी तो हमारी बॉडी के अंदर पहले ही आ गई, तो फिर जब असल में कोरोना हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी भी टाइम एंटर कर गया तो फिर उस कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ पहले से ही उसमें क्या थी, हमारी बॉडी में प्रेजेंट थी। इसी के कारण हम कोरोना से क्या हो जाते थे, बच जाते थे। इसीलिए कहा जाता था कि वैक्सीन सभी ज़रूर लगाएं। सेवरल डिसीज़ यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कुछ डिसीज़ के नाम जो वैक्सीनेशन से मतलब
अगर हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो हम इन डिसीज़ से बच सकते हैं, जैसे कि कोलोरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस। यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि जो वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया? एडवर्ड जेनर ने। इन आवर चाइल्डहुड, आपको ज़रूर याद होगा, इन आवर मतलब बचपन में, यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ, मतलब अलग अलग तरह के डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बचपन में टीके लगाए जाते हैं। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट, क्या आप इनकी एक लिस्ट बना सकते हैं? और इस लिस्ट के लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं कि आपको बचपन में कौन कौन से इंजेक्शन लगे हुए हैं। इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन, ये ज़रूरी है सभी चिल्ड्रंस को इन सभी डिसीज़ से प्रोटेक्ट करना। जो भी नेसेसरी वैक्सीनेशन है वो नज़दीकी हॉस्पिटल में अवेलेबल रहती ही है, और इन सभी की एडवर्टाइजमेंट टीवी, न्यूज़पेपर, इन सभी जगह होती रहती है, ताकि चिल्ड्रन को पोलियो और जो पोलियो ड्रॉप्स हैं ये सारी भी दी जाती हैं, ताकि चिल्ड्रन इन सारी तरह के डिसीज़ से बचे रह सकें। ये वर्ल्ड वाइड कैंपेन भी चलाया गया था पहले, जिसके कारण आजकल बिल्कुल ही नाम मात्र के केस ही हमें स्मॉल पॉक्स के मिलते हैं। नहीं तो एक टाइम ऐसा भी था कि स्मॉल पॉक्स के भी बहुत ज़्यादा केसेस हुआ करते थे। इसकी भी पूरी वैक्सीनेशन हुई, जिसके कारण अब इसके केस भी बहुत ही कम हो चुके हैं। These days, vaccination are made on a large scale from microorganisms to protect human। आजकल के दिनों में तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से लार्ज स्केल पे वैक्सीनेशन बनाई जाती है, ताकि हम ह्यूमंस और बाकी एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकें अलग अलग तरह के डिसीज़ से। अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। तो ये कैसे? क्योंकि जो कुछ बैक्टीरिया हैं, सॉइल है, अब सॉइल में अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगा। पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको सॉइल में मिक्स करने का काम करते हैं। मतलब कि एयर में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको सॉइल में मिक्स करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। These microbes are commonly called biological nitrogen fixer, और इस तरह के माइक्रोब्स को क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि अब हमने देखा था कि ऊपर कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प कर रहे हैं। अब ये कैसे? जो पूजो और पहेली हैं, उन्होंने स्कूल गार्डनर को मेन्योर बनाते हुए देखा। उन्होंने क्या देखा कि अलोंग विद देयर फ्रेंड्स, बूझो और पहेली अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके उन्होंने क्या कलेक्ट किया? प्लांट वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट और जो भी फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउस और गार्डन, ये सारी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट करी और उसे एक वेस्ट डिस्पोजल में ला के, मतलब पूरी उन लोगों ने कलेक्ट कर ली। और कुछ दिनों बाद जब उन्होंने देखा तो क्या देखा कि ये जो सारे वेस्ट था अब ये पूरा डिकम्पोज होके एक मैन्योर बन गया है। तो अब ये दोनों जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। यहाँ पे एक्टिविटी में भी इन्होंने यही कहा है कि एक पॉट में तो आपने ये सारा ऑर्गेनिक वेस्ट रख लेना है, जैसे कि जो अभी हमने देखा, और दूसरे बैग में, दूसरे बी वाले जो पॉट है उसमें और जो पॉट बी है उसमें हमने पॉलीथीन बैग, एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, ये सारी चीज़ें देख लेनी है। और 3-4 हफ्ते बाद आपने इसे भी ऑब्जर्व करना है। तो आप क्या देखेंगे? दोनों पॉट में डिफरेंस तो है। तो डिफरेंस ये है कि जो पॉट ए वाला है, जो ए पॉट है जिसमें सारा का सारा प्लांट वेस्ट था, वो तो पूरा का पूरा डिकम्पोज हो चुका है। पर जो बी वाला था वो पूरा डिकम्पोज नहीं हुआ, जिसमें प्लास्टिक बैग थे। ए वाला डिकम्पोज कैसे हुआ? क्योंकि इसमें जो प्लांट वेस्ट था वो पूरा मैन्योर में कन्वर्ट हो गया बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स की हेल्प से। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय, अब ये जो पूरा मैन्योर है, इसमें प्लांट वेस्ट था, ये पूरा मैन्योर में कन्वर्ट हो चुका है। और इसी मैन्योर को जब हम खेत में डालते हैं तो इसे प्लांट दोबारा यूज़ कर लेता है अपने ग्रोथ के लिए। पर जो दूसरा बैग था उसमें ऐसा चेंज क्यों नहीं आया? क्योंकि उसमें कोई भी माइक्रोब्स नहीं, द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम, क्योंकि उसमें कोई भी माइक्रोब्स नहीं आया, जिसके कारण वो मैन्योर में कन्वर्ट नहीं हुआ पॉट बी वाली चीज़ें। क्योंकि उसमें सारी क्या थी? पॉलीथीन बैग्स, ये सारी प्लास्टिक की चीज़ें थी, जिसके कारण उसमें भी कोई माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं थे। अब आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा डेड ऑर्गेनिक मैटर
जैसे कि जो डिकेइंग प्लांट हो गए या फिर डिकेइंग एनिमल्स हो गए जो ग्राउंड में कई बार ऐसे ही पड़े रहते हैं किसी ग्राउंड में ओपनली, तो कुछ टाइम बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण। क्योंकि ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी डेड ऑर्गेनिक वेस्ट है प्लांट्स का या एनिमल्स का, उसे कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस में। और ये जो सब्सटेंस है ये अगेन यूज़ कर लिया जाता है प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा। क्योंकि जब वो मैन्योर बन गया उसको हमने खेत में डाला, उसे दोबारा प्लांट्स और एनिमल्स ने यूज़ कर लिया। तो इस तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आर यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द इन्वायरमेंट। इस तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हार्मफुल और स्मेली, मतलब कि अब कोई भी एनिमल मरा है तो स्मेल तो आती रहेगी। तो ये जो स्मेली सब्सटेंस है इन सभी को कन्वर्ट कर दे रहा है, पूरा डिकम्पोज कर दे रहा है और इन्वायरमेंट को क्लीन कर दे रहा है। तो आई होप ये जो आप सारी ये चीज़ें हैं जिसमें हमने आज देखा कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हेल्पफुल है, ये आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, इस चीज़ को हम कवर करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी भी वीडियो से रिलेटेड, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।